नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज सर्किट और दूसरा होता है ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक डैश इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो देखिए चार्ज का रेट फ्लो पूछा गया है, ठीक है। तो कि चार्ज फ्लो हो रहा है तो पर्टिकुलर एरिया से फ्लो हो रहा है और यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Next question is question number 3. Direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. क्या ये चीज़ सही है? तो बिल्कुल हाँ, ये चीज़ सही है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसका मतलब करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर। अब देखिए 1 एम्पियर की बात करी गई है। 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 सेकेंड आ जाएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट की आपको यूनिट बतानी क्या होती है? तो वो होती है एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अब देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। मेन चीज़ आपसे पूछा ही गया था कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर कौन करता है, तो वो आंसर आता एमीटर मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है दैट पासिस थ्रू द डैश ऑफ ग्राफ। ग्राफ के किस पॉइंट से व किस लाइन से पास करती हो बताना है आपको। तो क्या ये एक्स एक्सिस से पास करती है, क्या ये वाई एक्सिस से पास करती है, या ये ओरिजिन से पास करती है? तो इट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस वी के अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है स्टेटमेंट ओम्स लॉ का। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है if the potential difference across the two ends of conductor is 1 volt, then the current through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is 1 ohm। बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं कही गई है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो जाए, करंट 1 एम्पियर की हो जाए, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम कहलाएगा। तो ये बात ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। तो देखिए वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना करंट अगर रेगुलेट हो रही है तो उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड रियोस्टैट, ठीक है। और अगर सेल पूछा जाए, सेल क्या करता है? तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है किसी भी सर्किट में। सेल और बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज ऑफन यूज टू चेंज रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं सर्किट में? तो वी यूज़ रियोस्टैट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस इज अ डैश कंडक्टर। देखिए अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब वो कैसा कंडक्टर है? पुअर कंडक्टर है। इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो वो क्या कहलाएगा? वो गुड कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तब वो क्या कहलाएगा? तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो वो कहलाता है पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज पुअर कंडक्टर। और रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो वो कहलाएगा सुपर कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की पूछी गई है तो वो होती है ओम मीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। सही है। देखिए एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और जिससे वो एलॉय बना है, जिन मेटल से वो एलॉय बना है, उनसे ज़्यादा होती है। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रिडली एट हाई टेम्परेचर, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं रिडली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। एंड इन्हीं दोनों वजह से क्या इसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर्स है, उसमें यूज़ करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। अब आपको बताना है करंट किस पे डिपेंड करती है। तो पहला रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो हाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। हमको फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दोनों पे ही डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा गया है, यहाँ पे ये आपको नहीं दिया रहेगा सम वाली चीज़। आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा गया है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये सम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स का, तो इसमें सम आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डैश अक्रॉस द सर्किट रिमेन्स द सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेज रिमेन्स सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है व्हेन सेवरल रजिस्टर्स आर जॉइंड इन डैश। कई सारे रजिस्टर्स थे तो उनको हमने ज्वाइन कर दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर रेजिस्टेंस। मतलब हमको बताना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला कौन से कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। it is observed that the total current I is equal to sum of separate currents through each branch, ठीक है, थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या जो टोटल करंट होगी वो सम ऑफ सेपरेट करंट्स होती है, तो गलत है, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है, करंट हमेशा सब पे सेम रहती है। तो सारे रजिस्टर्स पे करंट की वैल्यू सेम रहेगी इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a group of resistance joined in parallel is equal to dash of reciprocal of individual resistance। तो अगर आप लोग ने पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन देखा होगा, फॉर्मूला देखा होगा, तो आपको पता होगा पैरेलल के केस में 1/r नेट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है इट इज़ इम्प्रैक्टिकल है टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। देखिए दोनों को अगर सीरीज में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ डिफरेंट वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली। तो क्योंकि अगर इनको प्रॉपरली काम करना है, प्रॉपरली ऑपरेट करना है, तो इनके पास जो करंट होगी वो सेम आ जाएगी अगर सीरीज में लगा दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों पे करंट की वैल्यू सेम ना जाए, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। डैश इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो सेल होता है या बैटरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में और कुछ नहीं लगा हुआ है, रजिस्टर और बैटरी। A configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually get dissipated entirely in the form of heat, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जो एनर्जी होगी, जो जो करंट होगा वो धीरे धीरे करके हीट के फॉर्म में बाहर निकलता, मतलब जो रजिस्टर होगा वो धीरे धीरे करके हीट होता जाएगा। दिस इज़ नोन एज डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसा इफेक्ट होगा ये, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। 24 में कहा गया वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज V इंटू क्यू। बिल्कुल सही है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है, ठीक है। और V का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो V का फॉर्मूला हो जाएगा W/Q, जहाँ पे W वर्क डन है, Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये आंसर बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। डैश
सप्लाइड टू सर्किट बाय सोर्स इन टाइम t इज VIT। VIT किसका फॉर्मूला है पूछा गया है, क्या ये पावर का फॉर्मूला है? तो ये पावर का फॉर्मूला नहीं, पावर का फॉर्मूला होता है VI, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो एनर्जी का फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी। और भी दो फॉर्मूले होते हैं, V इज इक्वल टू IR अगर पुट करेंगे आप तो I स्क्वायर RT फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और अगर I की वैल्यू यहाँ पे V अपॉन R रख दें तो बन जाएगा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप लोग याद रखने हैं, किसके? एनर्जी के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले कह सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज द एक्सप्रेशन ऑफ डैश लॉ ऑफ हीटिंग। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर। अब जो हीट प्रोड्यूस होती है रजिस्टर में वो क्या होती है? अब देखिए हम आपको बता देते हैं, जो लिखा हुआ है ऑप्शन में, स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल सही है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 में वो क्या है? वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 28 में कहा गया है स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, मेल्टिंग पॉइंट 3380। अब देखिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट दे दिया गया 3380 डिग्री सेल्सियस, इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। तो आपको पता होगा बल्ब के फिलामेंट जो बनते हैं वो टंगस्टन के ही बनते हैं, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया द बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव डैश गैस टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग ऐसी इनर्ट गैसेस कुछ यूज़ करते हैं और कुछ और गैसेस यूज़ करते हैं, वो बताना है उन गैसेस का नाम क्या है। तो उसमें आर्गन भी यूज़ करी जाती है और नाइट्रोजन भी यूज़ करी जाती है। तो वी यूज़ बोथ आर्गन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या कहा गया है? फ्यूज़ ऑपरेट्स ऑन डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज़ के कौन से इफेक्ट पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्यूज़। फ्यूज़ से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सर्किट को ये बचा के रखता है, ठीक है। और हाई करंट से बचा के रखता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि करंट की वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे आपके अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं, तो उसी को ये सेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पार्ट 2। इसमें कहा गया द फ्यूज़ इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज में लगता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इसका याद रखना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। जैसे कौन कौन से मेटल यूज़ कर सकते हैं? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सबको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे लेड और टिन का एलॉय भी होता है जिसको यूज़ किया जाता है। इफ़ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा जब करंट फ्लो करेगी तो टेम्परेचर फ्यूज़ वायर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को वो ब्रेक कर देगा और आगे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगी। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट फ्यूज़ से रिलेटेड हैं और बहुत सही हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए यहाँ पे फ्यूज़ वायर के बारे में एक और बात करी गई है। फ्यूज़ वायर इज यूजली इनकेज्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन और सिमिलर मेटल विद मेटल एंड्स, ठीक है। द फ्यूज़ वायर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। अब जो फ्यूज़ वायर यूज़ होते हैं वो किस रेटिंग के होते हैं? तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 और 10 एम्पियर के होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1 किलोवाट एनर्जी 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है और कितनी देर ऑपरेट किस पोटेंशियल पे ऑपरेट किया जाता है? 220 वोल्ट पे, ठीक है। करंट, अब आपको देखना है यहाँ पे जो करंट निकलेगी इन दोनों हमारे पास चीज़ों से, वो आ जाएगी 4.554 एम्पियर। मतलब इतनी करंट सर्किट में से फ्लो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे थोड़े ज़्यादा का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा और कितने का हम लोग फ्यूज़ लगाएंगे? 5 एम्पियर का हम लोग फ्यूज़ यूज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब आपको बताना है रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कहलाता है पावर, बहुत सिंपल है, और इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में देख लेते हैं। इसमें कहा गया डैश इज द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये डेफिनेशन दी गई किसकी? 1 वाट की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34।
1 वॉट आर, देखिए 1 वॉट आर के बारे में पूछा गया है कि 1 वॉट आर क्या होता है। इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम बाय 1 वॉट ऑफ पावर यूज्ड फॉर, कितनी देर के लिए यूज़ किया जाएगा ये बताना है आपको इसमें। तो 1 वॉट ऑफ पावर यूज्ड फॉर कितनी देर के लिए होता है, 1 आवर के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। 36 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, तो इलेक्ट्रिक पावर का इसमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है ये आपको बताना है। आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता, बाकी वी आई भी होता है और वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक पावर इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 10 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, आपको बताना है पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी। तो देखिए पावर का आपको फॉर्मूला यहाँ पे जो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जो बल्ब है वो सेम है, बल्ब है सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा। रेजिस्टेंस सेम होगा तो हम लोग पावर का जो फॉर्मूला लगाएंगे विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। वी स्क्वायर बाई आर जब लगा रहे हैं तो क्या है यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए P1 कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 100 अपॉन P2 कितना दिया है, इसको x मान लीजिए क्योंकि यही हम लोग को निकालना है, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर कितना दिया गया है 220, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन V2 स्क्वायर कितना दिया गया है 110 इंटू 110। इसको अगर आप कट करेंगे पूरे को तो 4 आ जाएगा, और 4 इससे कट होगा तो 25 आ जाएगा। x को ऊपर भेज दिए तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ आर and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced, अब देखिए आपको समझना ये है सबसे पहले कि इक्वल हर तरीके से इक्वल है वायर, इसका मतलब दोनों पे रेजिस्टेंस सेम होगा। सीरीज़ में लगाया गया तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों का, आर प्लस आर हो जाएगा 2R। पैरेलल में लगाया गया तो आर बाई 2 हो जाएगा, तो आर नेट जो पैरेलल में हो जाएगा दैट विल बी आर बाई 2। करना क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब हमको हीट का जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा दैट विल बी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो हीट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा एच इन सीरीज़, ठीक है, एच इन सीरीज़ अपॉन एच इन पैरेलल का जो आंसर आएगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2R, और इसमें हो जाएगा डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय पैरेलल वाले में जो रेजिस्टेंस का वो था वो हमारे पास हो जाएगा R/2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। एच इन सीरीज़ अगर देखा जाए बहुत ध्यान से तो ऐसे देख लीजिए H1 अपॉन H2 जब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर था तो R2 अपॉन R1 आ जाएगा, ठीक है। अब R2 देखिए क्या है, R2 है मतलब ये पैरेलल वाला, पैरेलल वाले में क्या है R/2 है, और सीरीज़ वाले में रेजिस्टेंस क्या है तो 2R है, ठीक है। ये आर कट गया, 1/4 आंसर आ गया, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन दैट इज़ 1:4। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल है, ये होता है बी ऑप्शन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है बी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस, अमाउंट ऑफ चार्ज, देखिए इसमें टाइम दे दिया गया, इसमें हमको चार्ज दे दिया गया है, टाइम और चार्ज दे दिया गया, हमको करंट का फॉर्मूला रखना है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना होता है 300 है, टाइम आपको मिनट में दिया गया है, सेकंड में आप चेंज करेंगे 600 हो जाएगा, इसको अगर आप देखेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 42। ऐसा यूनिट ऑफ करंट बतानी है, एम्पियर होती है। 43 है एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ रेजिस्टेंस, अब देखिए रेजिस्टेंस दिया गया है 25 ओम का, वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट का, करंट बताना है तो V इज इक्वल टू आई आर आप लगाएंगे, V कितना दिया है 230 दिया गया है, I आपको निकालना है, रेजिस्टेंस दिया गया है 25, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 230 अपॉन 25, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.2 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। द करंट फ्लो इन कंडक्टर इज ड्यू टू, तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 46 है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीटर से मेजर करते हैं,
ये बात याद रखिएगा, ए इज़ करेक्ट। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट रखा और रेजिस्टेंस को क्या किया गया है, हाफ किया गया है, करंट आपको बताना है क्या हो जाएगी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो करंट होती है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट रेजिस्टेंस की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो करंट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो 47 का पी ऑप्शन सही है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है, वोल्ट होती है यूनिट। नेक्स्ट इज टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2। जैसे मान लीजिए ये R1 है, पहला R2 है, ठीक है, पहले पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद रखिएगा जब भी पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है दो रेजिस्टेंसेस को, तो नेट रेजिस्टेंस जो होती है पैरेलल में वो हो जाती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो VI किसने डिस्कवर किया था, ओम ने डिस्कवर किया था रिलेशन। 51, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट इज 52, इसमें कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम। देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हाई से लो पोटेंशियल में फ्लो होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में फ्लो होते हैं। ठीक है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज वन प्रोटॉन पे कितना होता है, तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है, बस एक पॉजिटिव साइन के साथ है। आप ये बताइएगा कि वन न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, आपको न्यूट्रॉन पे चार्ज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है। नेक्स्ट इज 54, इसमें देख लेते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी है क्वेश्चन 54 में, याद रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 55, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो हाई का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 56, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन किसका बना हुआ होता है, नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का मतलब है निकल और क्रोमियम, तो निकल का और क्रोमियम का ये एक अलॉय होता है, ये भी आपको याद रखना है। 57 देख लेते हैं, इन द फॉलोइंग विच हैज़ यूनिट एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, अब देखिए एम्पियर यूनिट है किसकी, करंट की, और सेकेंड किस यूनिट है, टाइम की। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो आई ये आ गया और ये टाइम आ गया, तो आई इंटू टी ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 58, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो किस पे डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 59 देख लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक पावर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है पावर का, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेजिस्टेंस के हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर होती है, बहुत सिंपल है, ए कैपिटल रहेगा क्योंकि ए के नाम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सेटअप ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जब सेटअप किया गया तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल सही है। एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल सही है। रियोस्टैट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये डिक्रीज नहीं कर सकता, ये डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट 62 देख लेते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड है। हमको वर्क दिया गया है, हमको चार्ज दिया गया है, हमको आर दिया गया, हमको करंट बतानी है। आई का हमको फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस तो पता है लेकिन वी नहीं पता, तो वी के लिए हम लोग इन दोनों को यूज़ कर लेंगे। वी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू हमारे पास है 4000, ठीक है, और क्यू हमारे पास है 10, काट दीजिए, 400 आ गया, 400 वोल्ट हमारे पास वी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दिए तो 400, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 50, तो 400/50 करेंगे तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। तो 8 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, 2 ओम रेजिस्टेंस चाहिए 6 ओम रेजिस्टर्स से, कई सारे 6 ओम के रेजिस्टर्स हैं और हमको जो नेट रेजिस्टेंस चाहिए 2 ओम चाहिए, मतलब कम चाहिए। कम रेजिस्टेंस लाने के लिए हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो 6/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, 3 रेजिस्टर्स आ जाएगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64,
three resistors 1, 2 and 3 ohm are connected in parallel. Combined resistance of the three resistors should be, आपको बताना है कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होंगे। अब देखिए पैरेलल में अगर आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 1, 2 और 1, 3 के लिए। 1/R नेट का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आर नेट की वैल्यू मिल जाएगी, और जो आर नेट की वैल्यू मिलेगी आपको तो आप देखेंगे वो कम होगी, 1 से भी वो कम होगी, मतलब इसके सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी रेजिस्टेंस कम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अप टू 1 मिनट। वेस्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, वी आई टी होती है। ठीक है। वी कितना है, वी हमारे पास है 10, आई कितना है 2 है, टी कितना है 60 है। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1200 जूल आ जाएगा, तो 1200 जूल इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। अगर देखिए 5 इक्वल पीसेस में कट कर दिया तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/5। ठीक है। दीज पीसेस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा R/25। ठीक है। इफ़ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R2, इसका मतलब ये जो निकला ये किसके बराबर है, R2 के बराबर है। द रेशियो ऑफ R1/R2, तो R1/R2 वैल्यू बतानी है। देखिए बहुत सिंपल है, R1 हमारे पास R है, R2 हमारे पास क्या है, R/25 है। इस 25 को आप ऊपर भेज दीजिए, तो 25:1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो 25:1 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 67। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको बताना है। तो एरिया पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट 68। व्हेन करंट आई इज फ्लोन थ्रू रेजिस्टेंस आर, टाइम टी दिया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पूछी गई है, तो I²RT इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए एम मीटर्स हमको दिए गए हैं 4 ठो, ABCD एम मीटर्स दिए गए हैं, लीस्ट काउंट दी गई है 0.25 है पहले वाले की, दूसरा एक 0.5 है, फिर 0.05 है और लास्ट वाले की 0.1 है। आपको बताएं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किस में हो पाएगा, तो सी वाले में हो पाएगा क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जितना कम लीस्ट काउंट होता है उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 71। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 0.5 किलोवाट। पावर हमको दे दिया गया किलोवाट में, तो पहले हमको जो आंसर बताना है जूल में बताना है, तो इसको आप पहले क्या करिए, वाट में चेंज कर लिए, तो ये हो जाएगा 500 वाट, ये हमारे पावर आ गया। ठीक है। कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 20 × 60। 20 × 60 का मतलब हो गया 1200 सेकेंड। ठीक है। हमको पावर मिल गया, हमको टाइम मिल गया, हमको हीट बतानी है, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा। पावर है 500, टाइम है 1200। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 12×5 = 60 हो जाएगा, 60 × 10⁴, क्योंकि 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ। ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁵, तो ये आंसर सही हो जाएगा 6 × 10⁵ जूल। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 72। इसमें देख लेते हैं क्या है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए हमको करंट दे दी गई 1 एम्पियर की और हमको टाइम दे दिया गया 16 सेकंड्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने बहुत सिंपल है, आप आई का फॉर्मूला रखिए, आई का फॉर्मूला होता है Q/T, और Q का मतलब क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है N × E/T। तो करंट का जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आ जाएगा I = NE/T। अब इसको देखिए रख के देख लीजिए आप। ठीक है। अगर रख के देखेंगे तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। आई कितना दिया है 1। ठीक है। आई कितना दिया है 1 दिया है, 1 = N निकालना है, और E की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻19 होती है, अपॉन T कितना है 16 है। 16 को आप ऊपर भेज दीजिए, इस वाले पूरे टर्म को आप नीचे भेज दीजिए, तो N की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 × 10⁻19। इसको ऊपर आप भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6, ऊपर 10 भेज दिए, 10⁻20 हो जाएगा। ठीक है। और ये 16 सेकेंड्स था, तो यहाँ पे एक 16 भी तो आना चाहिए, 16 भी आएगा। ठीक है। तो इसको अगर आप ऊपर भेज देंगे
19 हो गया, यहाँ पे 19 और 10 ऊपर गया, यहाँ पे एक 16 भी आएगा इंटू 16, ठीक है। तो ये 16 और 16 कट गया, 10 टू की पावर 20 बन गया आपका आंसर। तो आंसर क्या आ गया, 10 टू की पावर 20, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में देखिए हमको वोल्टेज दिया गया है, हमको करंट दी गई है, पावर पूछा गया है। पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वी आई होता है, वी 220 है और वोल्टेज की करंट कितनी है 0.5 है, मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 110 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, पावर का फॉर्मूला बताना है, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ आई आर। तो आई स्क्वायर आर इसका आंसर सही होता है, कोई भी इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, याद रखना है आपको, इट विल बी आई स्क्वायर आर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, 1 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10 टू की पावर -3 वोल्ट होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, अ वायर ऑफ लेंथ एल, अभी देखिए वायर लेंथ एल का है, रेजिस्टिविटी रो है, दो इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, रेजिस्टिविटी ऑफ टू इक्वल पार्ट्स आर इक्वल टू। तो देखिए आपको बताना है रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी दोनों इक्वल पार्ट्स की, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज रो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब apparatus इज नॉट यूज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में कौन सा लैब apparatus यूज नहीं होता है, तो वोल्ट मीटर यूज होता है, एमीटर भी यूज होता है, रियोस्टैट भी यूज होता है, गैल्वेनोमीटर यूज नहीं होता, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 78 देख लेते हैं, 78 में क्या कहा गया है, हमको देखिए कहा गया है दो रजिस्टर्स हैं 2 ओम और 4 ओम के, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, बैटरी है 6 वोल्ट की, हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए पहले आप आर नेट निकाल लीजिए, आर नेट अगर आप निकालेंगे तो 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बैटरी 6 वोल्ट की दी गई है, तो पहले आप करंट निकाल लीजिए, तो 6/6 1 एम्पियर का आपको करंट मिल जाएगा, ठीक है। करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर का। अब किस पे हीट निकालनी है, तो 4 ओम वाले पे, तो एच का फॉर्मूला लगा लीजिए, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आई कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आर कितना है 4 है, और टी कितना है 5 है, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 जूल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछा था किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा जो है, इसमें कहा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 300, लेंथ दी गई है, वायर की लेंथ 300 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 10 टू की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, इस बात को पहले आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी दी गई है 2 इंटू 10⁻7, फॉर्मूला लगा लीजिए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो कितना दिया है 2 इंटू 10 टू की पावर -7 है, एल कितना है, एल हमारे पास है 300 मीटर, तो इसको 300 रखा, ए कितना दिया गया है, ए दिया गया है 10 टू की पावर -6, 10 टू पावर -6 है, यहाँ 10 पावर -7 है, इसको अगर आप कट करेंगे तो 10 पावर -1 आएगा, ये 10 टू पावर -1 और ये 0 कट जाएगा, 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 60 ओम, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, अगले लेक्चर पर एक और नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।